ये जो हमने कल पढ़ा था ना, उसी से आगे लिंक है इसका। तो कल मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको, तो उससे रिलेटेड होगा। तो लिखा है कि अधिकांश महाद्वीपीय मंग तट अपेक्षाकृत उथले जल से आच्छादित व्यापक मंद ढाल वाले होते हैं। इसी टाइप की लैंग्वेज आपके एग्जाम में आ सकती है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो ज्यादा इजी बैठेगा। मोस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर ब्रॉड जेंटली स्लोपिंग, कम ढाल वाले होते हैं। प्लेन्स कवर्ड बाय रिलेटिवली शैलो वाटर, मतलब उथला पानी होता है। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, एल्गी, शैवाल और पौधे महाद्वीपीय मंग तट को समुद्री जीवों के लिए समृद्ध आधार आहार स्थल के रूप में बनाते हैं। मतलब एल्गी और प्लांट्स बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे, जो खाने पीने की चीजें प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड है, महाद्वीपीय मंग तट बंदरगाहों के लिए अनुकूल नहीं है। मतलब जहां पर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा वो नॉट फेवरेबल फॉर सी स्पोर्ट। इसमें बंदरगाह लिखा हुआ है, वहां पर सी पोर्ट्स, हाँ सी पोर्ट ही है, वैसे मैं स्पोर्ट पढ़ रहा हूँ, गलत, गुड, माई मिस्टेक। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि महाद्वीपीय मंग तट क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद आपको समझ में आ ही जाएगा, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो ऐसा होता है, जैसे ये सपोज ये जमीन है, जमीन में तो ऊंचा नीचा होता रहता है ना ऐसे। ये आपका, आप कह सकते हो ये है कॉन्टिनेंट, ये महाद्वीप हो गया आपका, ठीक। अब यहां पे आप मान लो खड़े हो महाद्वीप में, और यहां से फिर आपका सपोज सी स्टार्ट होता है, ये इस जगह से पानी स्टार्ट होता है मान लो। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो ये वाला होता है, इसका स्लोप क्या है, थोड़ा सा कम है, ढाल बहुत कम होता है। और इसके बाद स्लोप एकदम से गिरने लगता है ऐसे, और नीचे जाके फिर थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर उठने लगेगा हल्का सा, और उसके बाद ये एकदम बेसिक चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ माउंटेन्स, कुछ ऐसे ऊंचे नीचे हो सकते हैं, और ये एक फ्लैट सरफेस हो सकता है। ऊंचा नीचा भी हो सकता है, फ्लैट सरफेस भी हो सकता है। थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं इसको, ये यानी सबसे नीचे वाले पार्ट में कुछ माउंटेन्स हो सकते हैं, वोल्केनो के थ्रू बने हो सकते हैं, दूसरा तीसरा। और इस पूरे में पानी भरा होता है। इसमें क्या भरा होगा, पूरा पानी है इससे नीचे। तो जहां से पानी स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं सी लेवल। क्या बोलते हैं इसको? सी लेवल, यानी समुद्र तल। तो जहां पे आप खड़े हो वो तो आपका कोस्टल एरिया, कॉन्टिनेंट का पार्ट है, कॉन्टिनेंट है। जहां से सी स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। सेल्फ, सेल्फ रख दो, समान बोलते हैं ना, कम ढाल वाला। इसी को हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट। और जो ढाल वाला होता है उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न ढाल। नाम ध्यान रखना, महाद्वीप का ही नाम आ रहा है, महासागरी नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? महाद्वीपीय मग्न ढाल स्लोप, ठीक है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, जब आप ओशन की ओर जाओगे या कोस्ट की ओर आओगे तो पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा। इसमें स्लोप ज्यादा है तो उसको स्लोप नाम दे दिया गया। ये सेल्फ है तो सेल्फ। तट का मतलब तट। अब ये यहां से देखो नीचे से उठ रहा है ना, ये मतलब पहले स्टार्टिंग में स्लोप कम था, फिर स्लोप ज्यादा हो गया, फिर वो ओशन फ्लोर है नीचे, उसके बाद ऐसे कॉन्टिनेंटल एरिया जो है ऊपर उठ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल राइज। इसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय उभार, राइज। ये हल्का सा स्लोप कम हो जाएगा, ये स्लोप ज्यादा था, स्लोप कम हो जाएगा, यहां से ऊपर उठ रहा है तो इसको कॉन्टिनेंटल राइज कह देंगे, ठीक है। अब सबसे नीचे वाला हिस्सा जो बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस में कुछ ऊंचे नीचे माउंटेन्स हो सकते हैं, कुछ सी से बाहर भी आ सकते हैं, सी लेवल से। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये हो चाहे ये हो, इसको बोलते हैं एबेसल प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? एबेसल प्लेन कहते हैं इसको। एबेसल प्लेन या नितलीय मैदान, महासागरी नितल के मैदान भी कह सकते हैं इसको। इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा अच्छा है, एबेसल प्लेन कहते हैं इसको, ठीक है। तो एबेसल प्लेन कहो या फिर नितली मैदान को, एक ही बात है।
तो बिल्कुल जो एकदम फ्लैट सरफेस होता है सबसे नीचे वाला, उसको महासागरीय नितल के मैदान, नितल मतलब तल होता है, ये नितल मतलब बॉटम, जो प्लेन सरफेस है अर्थ का सबसे ज्यादा हिस्सा जो कवर करता है वो एबेसल प्लेन है। एबेसल प्लेन जहां से थोड़े से ऊपर उठने वाले होते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, उसके ऊपर जो ज्यादा स्लोप कॉन्टिनेंटल स्लोप, और जो कम स्लोप वाला है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो यानी कि जो कोस्ट से जुड़ा हिस्सा होगा वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में आप देख लो, ये भारत है, तो भारत के पास यहाँ पे मुंबई है, ये गोवा है, ये चेन्नई है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखना जो आपके एटलस में जो एक डायग्राम बना होगा आपके एटलस में, जब आप गौर से देखेंगे एटलस जब आप खोलते हो ना, एक साइड फिजिकल मैप होता है, एक साइड पॉलिटिकल मैप होता है। फिजिकल मैप में देखना आप एक ऐसे कुछ बना होगा कॉलम जैसा, वहां पर लिखा होगा जीरो। जीरो मतलब सी लेवल, सी लेवल को हम जीरो मान लेते हैं। जब आप कॉन्टिनेंट्स की ओर जाओगे, हाइट की ओर जाओगे, तो यहाँ से आपको लिखा होगा 150 मीटर, 300 मीटर ऐसे, यानी इधर की ओर जाओगे तो इसमें प्लस में होगा हाइट, और जब नीचे की ओर जाओगे माइनस में मतलब डेप्थ जैसे मान लो 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर ऐसे, तो नीचे की ओर हाइट। तो ऊपर वाले को जब देखेंगे तो आप देखना उसमें इंडियन ज्योग्राफी में हम जब एमसीक्यू करेंगे तब बताएंगे, तो उसमें कलर अलग अलग चेंज होगा हाइट में जाने पे। जैसे डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन कम हाइट में, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो कलर भी बढ़ते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। वैसे जब आप गहराई में जाओगे, डेप्थ में जाओगे सी लेवल से, सी लेवल मीन्स जीरो, यहां पर आप इसको कह सकते हो जीरो है, तो इससे नीचे को आप जब आप जाओगे तो यहां भी कलर चेंज होते जाएंगे। जैसे जो कम डेप्थ वाला इलाका होगा, कम डेप्थ वाला इलाका मतलब कॉन्टिनेंटल सेल्फ, शैलो वाटर, तो वहां पर आपको लिखा होगा लगभग 200 मीटर के आसपास, कितना 200 मीटर या 150 मीटर ऐसा लिखा होगा, और उसको डार्क व्हाइट कलर से दिखाया होगा, और उसके बाद लाइट व्हाइट, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू। जितना ज्यादा डेप्थ होते जाएगी ओशंस में, मान लो यहां पर अगर डार्क ब्लू से दिखाया गया है आपके एटलस में, तो समझ लो वहां पर डेप्थ क्या है, ज्यादा है। तो ये कलर जो बनाए जाते हैं ये अकॉर्डिंग टू हाइट और अकॉर्डिंग टू डेप्थ बनाए जाते हैं। तो अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे, अगर आपके पास एटलस है, तो यहां पर देखना ये जो गुजरात और मुंबई के आसपास का है, यहां पर ज्यादा व्हाइट कलर होगा, यहां पर चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होगी, और इधर की ओर कहीं कहीं पर कम व्हाइट होगा। पूरी दुनिया में कहीं देख लो आप, ब्रिटिश आइलैंड्स जहां पर हैं या नॉर्थ सी जहां पर है, वहां पर देखना आप व्हाइट व्हाइट ज्यादा होगा, तो डार्क व्हाइट, और फिर बगल में ऑफ व्हाइट होगा। तो डार्क व्हाइट का मतलब है कम डेप्थ वाला इलाका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहीं पर ज्यादा हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं। कॉन्टिनेंटल है तो कॉन्टिनेंटल के पार्ट होंगे। तो यहां पर देखना मुंबई के आसपास आपको ज्यादा चौड़े मग्न तट या ज्यादा कॉन्टिनेंटल सेल्फ मिलेंगे, इस साइड को थोड़े से कम मिलेंगे। ऐसी पूरी दुनिया में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला जो फेज है डेप्थ के आप बेस पे, इसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? जरा कमेंट करके बताओ, जो मैंने अभी बोला ये सब समझ में आ गया आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसके बेस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे कि ये। अब बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, फटाफट इसका आंसर दो। अब इसमें कौन सा आंसर आपका क्लियर है ये बताओ मुझे जल्दी, कौन सा आंसर इसका सही होगा। जब भी आप पढ़ाई लिखाई करो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसमें हैं तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप लोग क्लासेस रेगुलर करनी है, ज्योग्राफी है, एक एक दिन में पढ़ोगे तो फिर वही होगा ना, जैसे मैगी होती ना, मैगी मैगी 2 मिनट में कभी नहीं बनती है। ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का कि मैगी कितने मिनट में बनती है, 2 मिनट में बनती है। तो वैसे ही पढ़ाई भी कभी कभी टुकड़ों में नहीं होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लगा रहना पड़ेगा, खासतौर पर सरकारी नौकरी। और आज भी 21st सेंचुरी में इंडिया में गवर्नमेंट नौकरी लेना इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है लेकिन थोड़ा सा टफ है, ठीक है। अगले दिन आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास में, कहीं पर भी। ये बिल्कुल सही आंसर है। ये वाला सवाल क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होगा, कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स आर ब्रॉड, जेंटल स्लोपिंग कम ढाल वाले, कवर्ड बाय रिलेटिवली शैलो वाटर, मतलब कम उथले वाले होते। तो पहला आंसर तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही तो एरिया होगा जहां पर सबसे ज्यादा क्या होंगे, पौधे और शैवाल होंगे। शैवाल क्या करता है, एल्गी है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत गहराई में कैसे हो सकता है, मेरी बात समझ में आई? तो लगभग 200 मीटर, 200 मीटर के आसपास तक आप कहते हो कि लगभग 200 मीटर के आसपास तक सन की रेज जाती है। जैसे सन है मान लो, सब ये लॉजिकल सवाल है। सन की रेज
200 मीटर की गहराई तक अपना काम कर सकती है। अब कोई कह रहा है मैं 4000 मीटर की गहराई पे हूं, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा या प्रकाश संश्लेषण करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कैसे कर सकता है? इसलिए जितने भी पौधे होंगे एल्गी टाइप के जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जिंदा रहते हैं, या कोरल्स जो उनके साथ रहते हैं, वो हमेशा यही होंगे। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का इलाका भी कौन सा होगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो उससे रिलेटेड सवाल है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा वाला क्या होगा? बंदरगाहों के लिए अनुकूल नहीं है। कौन कह रहा है बंदरगाहों के लिए अनुकूल नहीं है? दुनिया के सबसे ज्यादा पोर्ट्स तो यही मिलेंगे आपको, है ना, जैसे मुंबई है, गोवा है, ये सब बताया था। ये तीसरा गलत हो जाएगा, आंसर इज ए। ठीक है। तीसरे वाले स्टेटमेंट में कंफर्म नहीं हो रहा है। कंफर्म कैसे हो रहा होगा? क्या लेट आए थे कि जल्दी आ गए थे आज, ये बताओ पहले। वो तो मैंने बता दिया था कि पोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। लेट आना और जल्दी आने में थोड़ा सा फर्क है, ये वाला बताओ आप आंसर। कौन सा इसमें सही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में? ये भी भेजिए, मैंने बताया था अभी आपको। एक महाद्वीप का किनारा है जो महासागर के नीचे स्थित है, मतलब कॉन्टिनेंट का पार्ट है ये, एज ऑफ कॉन्टिनेंट कह सकते हो। दूसरा, ये फिशिंग ग्राउंड्स के लिए फेवरेबल नहीं है, मतलब फिशिंग विशिंग अच्छी नहीं होती यहाँ पे। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसका आंसर बताओ फिर अब दूसरे का। अब तो समझ में आ गया होगा सेकंड वाले का कौन सा आंसर होगा। जल्दी आंसर करो। सेकंड का ए लगा रहे हैं कुछ लोग, क्या ये आंसर सही है? सेकंड का ए आंसर, हाँ अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी भी कहा था कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल, उसको ओशनिक नहीं बोला गया। कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब पूरा जैसे मेरा हाथ है, मान लो ये जमीन है और ये यहाँ क्या है? पानी है, ये ओशन फ्लोर है। तो ये तो ओशन का फ्लोर है, लेकिन ओशन फ्लोर ये है, ये तो कॉन्टिनेंट है। तो कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है, लेकिन वो सी में डूबा हुआ है, सी के अंदर डूबा। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एज ऑफ कॉन्टिनेंट। तो महाद्वीप का किनारा है जो पानी के अंदर डूबा हुआ है फिलहाल, उसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी इसका स्ट्रक्चर कॉन्टिनेंट से मिलता है। ठीक है, तभी तो नाम क्या पड़ गया उसका, कॉन्टिनेंट, भले इसी के अंदर है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। और दुनिया भर की फिशिंग होती है इसमें, तो ये कैसे हो जाएगा? अनुकूल होते हैं। फिशिंग कहाँ होगी हमेशा? जब भाई एल्गी हमारे पास है, जब हमारे पास प्लांट्स हैं, जब हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन सब कुछ है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही तो होगा जहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी, बताया था ना मैंने। तो जब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी में मछलियां भी तो आती हैं। हालांकि डीप सी में भी मछलियां मिलती, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप मछली पकड़ने के लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सहारा ले सकते हो। ओके, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, आंसर इज ए इज राइट। ओके, आगे बढ़े। अभी पढ़ाया था मैंने सारा आपको कंसेप्ट। अच्छा, ये है फिर भी एक तीसरा सवाल भी है, वो भी उसी से रिलेटेड है, ये बताओ। A continental shelf is the edge of a continent that lies under the ocean. महाद्वीपी मंगतट एक महाद्वीप का किनारा है जो महासागर के नीचे स्थित है। भूमंडल के स्थानों पर महाद्वीपी मंगतट की चौड़ाई समान होती है। The width of continental shelf is same at the places on globe. जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो सब जगह समान होती कह रहा है। पुराने समुद्र तटों और हिमोड़ दोनों को मंगतट पर पहचाना जा सकता है। मतलब ओल्ड बीचेस, बीचेस मतलब कोस्ट के सामने जो ऐसे लगभग समतल इलाके होते हैं जिसमें आप बैठते बैठते हो। और मोरेन्स, मोरेन्स मैंने बताया था आपको क्या, हिमोड़, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय ग्लेशियर्स, हिम के द्वारा लाया गया जमाव, दोनों को आप सेल्फ्स के रूप में पहचान सकते हो। इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं? थर्ड वाला बताओ। हाँ, दिमाग आप लोग लगा रहे हो इसमें, गुड, वेरी गुड। तो आंसर बिल्कुल सही दिया आपने, थर्ड का बी। समान कैसे हो सकती है? मैंने कल भी आपसे एक सवाल किया था, ये तो खाली बेवकूफ बनाने वाला का सवाल है। कोई भी चीज अर्थ में, नेचर में समान हो ही नहीं सकता है। जब इंसान समान नहीं है तो भगवान के सामने भी इंसान समान नहीं है। इस बात को आप समझे, भले कोई कुछ कह दे, लेकिन अगर आप लॉजिकल तरीके से देखोगे तो अगर भगवान के सामने भी इंसान समान होते तो फिर कोई गरीब, कोई किस्मत का मारा, कोई बहुत मजा ले रहा है जिंदगी में, ऐसा होता ही नहीं।
फिर आगे तर्क दोगे आप, जो आजकल देखने को मिल रहा है, ये सब पुराने जन्म का कमाल है। तो इस जन्म में क्या घुइयां छिल रहे हैं फिर हम लोग, जो सब पुराने जन्म का या इस जन्म का अगले जन्म में ही मिलेगा, तो क्या गारंटी है इसकी? तो ये सब बकवास बातें हैं। मेहनत करिए अच्छी लाइफ जीने के लिए, ईमानदार जीने के लिए। बस जो अभी आपको दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं वो कैसे दिखता है। आपके पेरेंट्स ने मेहनत की अपनी जिंदगी में, चाहे वो जॉब की उन्होंने, या फिर प्राइवेट जॉब की, या जॉब नहीं भी की, जैसे भी किया, आपको पाला और इस काबिल बनाया कि आप ग्रेजुएट होके, इंटर पास होके आज इन चीजों को सॉल्व कर रहे हो। तो उनकी मेहनत का नतीजा है इसी जन्म में कि आपको यहां तक आप पहुंच पाए। समझ गए? और वही मेहनत नहीं करते, आपकी ओर ध्यान ही नहीं देते, तो पुनर्जन्म होता नहीं होता वो बात की बात है। मुझे हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, हम क्या कर लेंगे इस पे। जो चीज बात कंफर्म है उसकी बात करो। आप बेहतर जिंदगी या नौकरी क्यों पाना चाहते हो? इस जिंदगी में अच्छे से जीवन जीने के लिए, या अगली जीवन को जीने के लिए? अगला जो आप जीवन पता नहीं कौन से साल में कब नए पैदा हो गए, आप कब मरोगे। तो लॉजिकल बनो थोड़ा सा, मेरी बात समझ आई? तो कभी भी समान वर्ड खराब ही रहेगा। समान कैसे हो सकता है? कोई फिजिक्स में लेबोरेटरी में थोड़ी कर रहे हैं हम काम। जब जी का मान समान नहीं हो सकता हर जगह, तो ये कैसे हो जाएगा? मेरी बात समझ गए? क्लियर? तो हाँ, आजकल बिल्कुल आपको बहुत सारी चोंचलेबाजी मिलेगी हर जगह। किताबें पढ़नी नहीं है, नॉलेज कुछ बनानी नहीं है, बस जब कुछ समझ में ना आए तो कुछ ऐसी चीजों का सहारा ले लो कि उसी में गुणगान करते रहो फिर। तो आंसर क्या होगा? आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, बी आंसर। ठीक है, पुराने समुद्र तटों और हिमोड दोनों को मंगल तट के नाम के जाना जा सकता है। भाई ग्लेशियर्स हैं, फियोर्ड कोस्ट बनाए थे हमने, तो वहां पर जमा होता जाएगा। तो कोस्टल एरियाज, तट के पास, तट हमेशा चाहे हिमोड का हो, चाहे जलोढ़ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पुराना हो नया हो सकता है। अगला सवाल आपके सामने चौथा वाला। महाद्वीपीय मंगल तट के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच ढलान महासागरीय ढलान होता है। अब ये किसकी बात कर रहा है? कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात कर रहा है, या ओशन स्लोप की बात। ठीक है, द स्लोप बिटवीन द आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द डीप ओशन फ्लोर इज ओशन स्लोप। तो ओशन स्लोप को मतलब यहां पर महासागर का ढलान है जो ये कह रहा है, तो इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात कर रहा है। थोड़ा सा आप लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अतल मैदान विश्व का सबसे समृद्ध मछली पकड़ने का मैदान है। अतल मैदान, तो अतल मैदान ये कभी कुछ लिखा होता है, कभी कुछ लिखा होता है। इसको मैंने अभी आपसे कहा था एबेसल प्लेन। कौन सा प्लेन? एबेसल प्लेन। तो बताओ, आर द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। एबेसल प्लेन क्या होता है? मैंने 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले आपको कौन सा कथन सही है भाई? ये क्या कह रहा है? देखो, पहला महासागरीय मग्न तट के बाहरी किनारे। अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि बाहरी किनारा, मग्न तट के बाहरी किनारा और गहरे समुद्र तल के बीच में जो ढलान है का बीच का ढलान महासागरीय ढलान है। ये गलत कैसे हो सकता है ये स्टेटमेंट? मतलब मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि पहला स्टेटमेंट को गलत करने के पीछे क्या रीजन है। मैंने उसको समझाया भी था आपको कि ये महासागर का ये क्या है? महाद्वीपीय मग्न तट है, इसका एज, इसका किनारा, और नीचे जो महासागरीय मैदान है उसके बीच के क्षेत्र को जो ढलान है उसको ओशन फ्लोर, ओशन स्लोप या महाद्वीपीय मग्न ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। ओशन स्लोप नाम दिया है, वो ढाल का एरिया है। क्या नहीं है? पहला वाला सवाल को गलत करने के पीछे क्या मंशा रही है आपकी? वो कह रहा है कि इसके और इसके बीच में जो ढलान है उसको ओशन स्लोप का नाम दिया उसने। हालांकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये वाला गलत कैसे हो सकता है? लैंग्वेज समझो। ढाल तो है ही ना, वो मग्न तट और ओशन फ्लोर के बीच के उसको महाद्वीपीय मग्न ढाल या ओशन स्लोप भी नाम दे दिया उसको। ये गलत कैसे हो सकता है? और दूसरा था ये जो एबेसल प्लेन है, ये जो एबेसल प्लेन है नीचे वाला एरिया, ठीक, ये एरिया जो है फिशिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। रिचेस्ट प्लेस लिखा है ना उसने, एबेसल प्लेन रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। तो ये वाला सही होगा कि गलत होगा? ये वाला बताओ, सही या गलत इसमें?
अब सेकंड वाला, सेकंड सेकंड वाले का आंसर बताओ जरा। क्या एबेसल प्लेन महासागरीय नितल के जो मैदान होते हैं वहां पर फिशिंग ग्राउंड्स हैं? हे भगवान, हे ईश्वर, भगवान प्रकट हो जाएंगे किसी समय भी। क्लास में मैं बता रहा हूं जिस टाइप के आप आंसर दे रहे हो। अभी अभी आपने कहा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो रिचेस्ट होते हैं फिशिंग के लिए। अभी मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि वहां पर एल्गी होता है, वहां पर कोरल्स होते हैं, वहां पर शेल्टर देते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन, फिशिंग सबसे ज्यादा होती है। अभी थोड़ी देर पहले आपने, इससे पहले एक सवाल किया था आपने, चौड़ाई समान होती है, कौन सा वाला, ये महाद्वीपीय मग्न तट मछली पकड़ने के लिए मैदान के लिए अनुकूल नहीं है, इसको आपने गलत किया था, मतलब अनुकूल होते हैं। शुरुआत हमने यहां से की थी और अब आप कह रहे हो कि एबेसल प्लेन्स आर रिचेस्ट ग्राउंड इन द फॉर फिशिंग। ये कैसे सही हो जाएगा? ये कैसे कैसे आंसर दे रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रही मेरी बात है। सही लगने से मतलब नहीं है, आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, गुड। मतलब जो आंसर आप गलत दे रहे हो, देखो ध्यान दो, अगर आप गलत आंसर भी दे रहे हो तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप मेहनत तो कर रहे हो। कई लोग तो क्वेश्चन देख के कहते हैं कि अरे हटाओ छोड़ो क्या करना है, वो अच्छी बात है, मेहनत करो, लेकिन मेहनत करो लेकिन और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये कहां से सही हो जाएगा? उतने नीचे कौन जाएगा 4000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर में नीचे मछली पकड़ने के लिए? खुद ही सोचो आप लोग, मछलियां कहां मिलेंगी ज्यादा? जब मैं कह रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ज्यादा होती है तो वहीं आसपास ही मिलेगा। एबिसल प्लेन में कैसे मिल जाएंगे ये सब चीजें हैं? तो आंसर इज, दूसरे सवाल को आप अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हो और चौथे सवाल को उसी का उल्टा कर दे रहे हो, कैसे? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक पेन पकड़ो, नोट्स बनाओ, सवाल बनाओ उसके, जो भी मैं बोलता हूं, ठीक है, सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एबेसल प्लेन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल स्लोप। महाद्वीपीय ढाल के बारे में कुछ बातें हैं, कौन से कथन सही हैं? एबेसल प्लेन आप समझ गए, आर द सेडिमेंट कवर्ड पोर्शंस फॉर ऑफ द डीप ओशन फ्लोर। गहरे समुद्री मैदान होते हैं, सेडिमेंट से कवर होते हैं, अवसाद जमा होते हैं यहां पे, ऐसा ही कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि समुद्र तल पर एक लंबी संकरी और खड़े किनारी वाली गड्ढा अंतर समुद्री, ये सबमरीन रिज, रिज मतलब ऊंचा ऊंचा जैसा, पहले पढ़ लो आप इसको, मैं बता दूंगा एक बार, आप समझो। लॉन्ग नैरो एंड स्टीप साइडेड डिप्रेशंस, गड्ढा जो है समुद्री ढालू टीला कहलाता है। तीसरा है प्रमुख अंतर समुद्री उच्चावच, मेजर सबमरीन रिलीफ फीचर्स सच एज रिजेस एंड ट्रेंचेस आर द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस, मतलब विवर्तनिक घटनाओं से बने होते हैं, कुछ हिस्से ऊंचे और कुछ हिस्से नीचे वाले। ट्रेंचेस मतलब गर्त, रिच मतलब ऊंचा ऊंचा। विच ऑफ द फॉलोइंग अब मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है? ये सवाल थोड़ा सा आप एक दो उस पर अटक सकते हो, फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कौन सा इसका आंसर होगा 5वें नंबर में, है ना? गुड, ठीक है। तो पहला आंसर तो आपने सही लगवा दिया है, वो अच्छी बात है, पहला स्टेटमेंट मतलब ठीक है। अब दूसरा सवाल ये कह रहा है कि समुद्र तल पर एक लंबी संकरी और खड़े किनारी वाली गड्ढा अंतर समुद्री ढालू टीला कहलाता है। देखो सबसे पहली बात, रिज और ट्रेंचेस में क्या फर्क होता है? रिज, रिज किसको बोलते हैं वो देखा ना आपने, रिज, रिज मैंने बताया भी था आपको पहली दूसरी क्लास में शायद, जब प्लेट टेक्टोनिक किया होगा हमने। रिज का मतलब कुछ हिस्सा अगल बगल के हिस्से से ऊंचा उठा हुआ, जैसे वो तारे जमी पे फिल्म देखी होगी आपने, उसमें बच्चे के बाल होते हैं जो, उसमें क्या नाम है उसका, बड़ी बढ़िया मूवी है, कभी देखना आप, उसमें बालों को ऐसे नहीं करते, इमेजिन करो बाल हैं, होते हैं ऐसे करके। तो रिज का मतलब क्या हुआ? ऐसा, ये ऊंचा ऊंचा हिस्सा, मिड ओशनिक रिज बोलते हैं हम, जैसे मतलब अगल बगल के हिस्से से ऊंचा उठाओ। जैसे रेलवे की ट्रैक जहां पे जाता है ना, आमतौर पर गांव वहां में देखा होगा, जैसे रेलवे का ट्रैक बिछाया गया है तो वो अगल बगल की जमीन से थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उसको भी हम कई बार रिज बोल देते हैं। रिज मतलब अगल बगल की सतह से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा। तो रिज जो होगा वो क्या होगा? टीला जैसा होगा, एक लंबा उस पे होगा, काफी लंबे एरिया में अगल बगल के हिस्से से ऊंचा।
तो ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये लॉजिकल सवाल है। ए लॉन्ग नैरो स्टीप साइडेड डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे हो सकता है? डिप्रेशन मतलब गहरा हिस्सा। रिज हमेशा क्या होगा? ऊंचा होगा। अगर इसने डिप्रेशन की जगह पे एलिवेटेड लैंड लिखा होगा, ऊंचा उठा हुआ भाग लिखा होता, तो स्टेटमेंट सही होता। तो गर्त जो गड्ढा जो है वो टीला कैसे हो सकता है? मैंने लगाया भी था गड्ढे और टीले में, तो ये आंसर किसका क्या है? गलत है। और बाकी ठीक है। उच्चावच का मतलब क्या होता है? उच्चावच जैसे रिलीफ फीचर्स कह रहा है, रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है जमीन पर या समुद्र के अंदर कुछ हिस्से ऊंचे होते हैं, कुछ हिस्से नीचे होते हैं, ऊंचा नीचा हिस्सा, इसी को हम उच्चावच यानी रिलीफ फीचर्स कहते हैं। कहीं पर ऊंचा बन गया, कहीं पर नीचे बन गया, तो किसकी वजह से बनेगा? तो उसमें हो सकता है कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से वो बने। टेक्टोनिक एक्टिविटीज का मतलब आप समझते हो, विवर्तनिक घटनाएं, कहीं पर पास चले गए, कहीं पर दूर चले गए, कुछ हिस्सा ऊंचा उठ गया, फॉल्ट, कुछ हिस्सा सॉरी फोल्ड, वलन यानी मोड़, और कुछ हिस्सा नीचे चला गया यानी फॉल्ट। फोल्ड एंड फॉल्ट मैंने पिछले क्लासेस में बताया हुआ था आपको, तो उसी से बनेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? पांचवे का बी आंसर, पांचवे का बी। ठीक है, आंसर इज बी। क्लियर हो गया ना? ये गलत हो जाएगा ना, वो गड्ढा और टीला फर्क है, उल्टा हो गया उसका। गड्ढा क्या तो रिज मतलब ऊंचा उठा हुआ हिस्सा, ध्यान रखना, एक लंबी सी दीवार जो अगल बगल के हिस्से से ऊंची जैसी उठी हो, ऐसे ऐसे करके, उसको रिज कहते हैं। ट्रेंच गहरा खाई होती है, गर्त होता है, डिप्रेशन होता है। क्लियर हो गया इतना? तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर। तो मेरी बात आप समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है? कीचड़। कीचड़ ईचड़ वर्ड नहीं होते हैं। और ये क्या लिखा? वेलापवर्ती, निक्षेप, ये सब बेकार की चीजें हैं, इसको अंग्रेजी में पढ़ो। मड लिखा होगा हर जगह। द मड्स आर पैलेजिक डिपॉजिट्स, ये वर्ड हमेशा ही मड ही लिखा होगा, चाहे कुछ भी आ जाए। हिंदी में एक ही वर्ड को हम कई जगह इसको हम ट्रांसलेट कर देते, क्योंकि वो मड वर्ड हमने रिसर्च की ही नहीं कभी। रिसर्च ज्यादातर विदेशों में हुई है और उन्हीं के हिसाब से काम चल रहा है इंग्लिश में, तो हम उसको कई तरीके से अपने हिसाब से मान लेते हैं। पैलेजिक डिपॉजिट्स, तो मड्स आर पैलेजिक डिपॉजिट्स मेनली डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। इस सवाल को मैं बताऊंगा आपको, पहले आप पढ़ लो इसको, इसको समझाया जाएगा। दूसरा है ब्लू क्ले, जो नीली मिट्टी होती है, वो ज्वालामुखी धूल का संचयन होती है, और जो कि मुख्य रूप से पैसिफिक ओशन में मिलती है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये है। तीसरा सवाल है दो उज आर मेड ऑफ शेली एंड स्केल्टन रिमेन्स ऑफ मैरीन माइक्रो, छोटे छोटे जीवों के जो अवशेष हैं, कवच हैं, और जो उनका कंकाल है, उसके द्वारा बनता है। क्या? ये दलदल, दलदल वलदल कुछ नहीं है इसमें, इसको देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप ये वर्ड यूज करो, उज, ये वर्ड आता है एग्जाम में, मड एग्जाम में आता है, पैलेजिक आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये है। अब ये कह रहा है क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो आप उसकी चिंता न करें। तो अब हम यहां से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, ये देखो आप, कॉन्टिनेंटल एबेसल प्लेन, ये तो समझ गया आप। कॉन्टिनेंटल राइज जहां से उठता है ऊपर, ये तो ठीक है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। आपका सवाल क्या है मैं बताता हूं आपको, आपका सवाल क्या है? सवाल क्या था? मड्स आर पैलेजिक डिपॉजिट्स मेनली डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको इसमें देखो आप, देखो ये क्या है? ये ओशन है, ये जमीन है। तो ओशन और जमीन में क्या है कि एक तो जमीन, ये जमीन है। अब ये जमीन का एरिया, मान लो ये जमीन का एरिया है, यहाँ पर कुछ माउंटेन साउंटेन है, और यहाँ से कोई रिवर आती है, और रिवर फाइनली कहाँ चले जाती है? सी में चले जाती है। तो रिवर अपने साथ समुद्र के अंदर जाएगी तो कुछ ना कुछ ले जाएगी। यहां से वो क्या ले जा सकती है बताओ? यहां से कुछ सैंड ले जा सकती है, इधर के एरिया से कुछ बालू ले जा सकती है, बालू से भी छोटे कण हो सकते हैं जिसको हम सिल्ट कह सकते हैं, उससे भी छोटे कण हो सकते हैं, क्ले कह सकते हैं हम उसको, सैंड, सिल्ट, क्ले, यानी कणों के आधार पे बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स होंगे तो क्ले कह देंगे, चिकनी मिट्टी बहुत ही छोटे छोटे। यानी यहां से जमीन से भी
हम बहुत सारी चीजें कहां की ओर निक्षेप करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सी की ओर करते हैं, समझ गए ना। और इसी को हम नॉर्मली हम कह देते हैं मड, इसको हम क्या बोल देते हैं, मड। तो मड, अच्छा ये तो हो गया मड। अच्छा दूसरा एक सवाल यहां पर लिखा है पैलेजिक डिपॉजिट्स, क्या लिखा है, पैलेजिक, जो आपके उसमें था पैलेजिक डिपॉजिट्स। पैलेजिक का मतलब होता है जो सागर में ही पैदा हो रहा हो, जो किस में पैदा हो रहा हो, सागर में ही पैदा हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं पैलेजिक। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, पैलेजिक का मतलब क्या है। पैलेजिक मतलब जो सिर्फ और सिर्फ, इसमें डेफिनेशन तो नहीं दी है इसने बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने आपको बता दिया, जो कहां से पैदा हो रहा है, जो पैदा हो रहा है समुद्र से, उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेजिक। ये पैलेजिक का मतलब इकोलॉजिकल रिल्म दैट इंक्लूड्स द एंटायर ओशन वाटर कॉलम। तो पूरा का पूरा जो क्या है, पानी वाला है समुद्र में, यानी जिसकी उत्पत्ति, जिसका ओरिजिन कहां से पैदा हो रहा है, ओशन से पैदा हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेजिक बोलते हैं। नॉर्मली क्या बोलेंगे, पैलेजिक बोलेंगे। तो अब ये बताओ, इस आधार पर पहला स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है। मड्स मतलब कीचड़, जैसे मैंने कहा ना आपसे, जैसे कंकड़, पत्थर, सैंड, क्ले, ये सब जमीन से नदियों के थ्रू समुद्र में बहा के लाया जाता है। तो ऐसे में कौन सा हिस्सा, ये जो मड्स होंगे, ये पैलेजिक डिपॉजिट्स जब होंगे, तो क्या ये समुद्र के अंदर पैदा हुए कि जमीन से गए, मतलब पैलेजिक होगा तो ये इसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी, ओशन में, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन जैसे मड है, मड का मतलब जैसे जो कीचड़ विचड़ है, कीचड़ में सब कुछ आ जाता है जो नदियों के थ्रू बहा कर ले जाया जा रहा है, जैसे सैंड है, उससे छोटे कण सिल्ट है, उससे छोटे कण क्ले है। तो ये मड्स आर पैलेजिक होना चाहिए क्या, नहीं। पैलेजिक मतलब जो, जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, सागर से हुई है, जो सागर से ही पैदा हो रहा है, समुद्र के अंदर से ही, जैसे ज्वालामुखी आ गया, वहां पर कटाव छटाव हो रहा है, लेकिन ये तो जमीन से आ रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, गलत है। तो कौन सा पूछ रहा है वो, इनकरेक्ट है। तो पहला वाला क्या है, इनकरेक्ट है भैया। क्या मेरी बात इतनी समझ में आई आपको, फटाफट कमेंट करके बताओ। पहला वाला, पहला वाला गलत हो जाएगा। तो पहला वाला क्या है, गलत, क्योंकि पैलेजिक जो कहां से है, सी से, और मड वर्ड ये सब कहां से आ रहा है, जमीन से। तो पहला ऑप्शन गलत, जमीन से जो गए हैं। तो पैलेजिक मतलब समुद्र में ही पैदा हुआ है, तो जो जमीन से गए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या था हमारे पास, ज्वालामुखी धूल की नीली मिट्टी का संचयन विशेष रूप से प्रशांत महासागर में प्रचुर मात्रा में होता है। ब्लू क्ले, देखो ब्लू क्ले जैसा कोई वर्ड खास नहीं है इसमें। वोल्केनिक डस्ट आर पर्टिकुलरली अबंडेंट इन पैसिफिक ओशन। दूसरा स्टेटमेंट भी इसका जो है गलत ही है, दूसरा स्टेटमेंट भी इसका गलत है, क्योंकि नॉर्मली ब्लू क्ले की जगह हम रेड क्ले यूज करते हैं, जो ओशन फ्लोर पे पाई जाती है। कहां पे, जो एबेसल प्लेन है उस पे पाया जाता है वो, है ना, लाल वाला रेड क्ले ज्यादातर पाई जाती है और वोल्केनिक डस्ट से बनती है। तो इसमें इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, ये वाला। जब आप गौर से इसको पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल है, उज आर मेड ऑफ द शेली एंड, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत छोटे मछलियों से लेके बड़े से लेके छोटे मोटे जितने भी जानवर होते हैं, उन जानवरों का जो कंकाल है, जो कंकाल है उसके थ्रू बनते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के अवशेष होते हैं, जिनको हम उज कहते हैं। उज मतलब जैसे डाइटम उज, डाइटम है, टेरिपोड है, ग्लोबिजरेना है है ना, इस टाइप की बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो। तो उज जो है एक ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी के दो गलत हैं इसमें, ठीक। और अगर आपको इसको ऐसे देखना हो तो आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि मैं अगर इसमें है तो ठीक है। तो जानवर वानवर मरेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बड़ा अच्छा इस पे दिया हुआ देखो। पैलेजिक जोन मतलब जो सी से शुरू हो रहा है। बेंथिक होता है जो समुद्र के नितल पर मिलते हैं, यानी जो जमीन है समुद्र की अंदर वाली जो फ्लोर है उस पर जो पैदा होगा उसको बेंथिक बोलते हैं। एबेसल आपको पता ही, हेडल जोन मतलब बहुत ही गहरा वाला जोन होता है, इसमें ये है इसमें। तो इतनी जल्दी में इसको सब कुछ नहीं समझा सकता हूं, फिर भी आपको फोटिक जोन पर वो पता चल गया, सॉरी पैलेजिक जोन, ठीक। और यहां पर जो फोटिक जोन लिखा है मतलब समुद्र का प्रकाश जहां जहां तक पहुंचता है उसको फोटिक जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो
इतना में अभी आने वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो इसमें यार बोर्ड का लाइट तो मेरे से कम नहीं होगा, फिर ये फिलहाल नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसको, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा ना ये, तो बोर्ड की लाइट को अभी मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, कहीं कुछ गड़बड़ा जाएगा मामला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला बताओ, ये तो और इजी सवाल है। सोडियम क्लोराइड घटक समुद्र के जल का 70% से अधिक मात्रा में होता है। जैसे हम NaCl होता है ना, जब आप समुद्र में सॉल्ट को देखते हो तो उसमें एक आप कहते हो ना MgCl2 है, NaCl है, तो आपको पता ही है कि NaCl होता है, अच्छा खासा मात्रा में होता है, सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका कैसा है, आपका नंबर 1 इज करेक्ट, तो ठीक ही लग रहा है वैसे। लवणता जल की सांद्रता में घुले हुए लवणों का माप है। लवणता जल की सांद्रता में घुले हुए लवणों का माप है, कल बताया भी था मैंने आपको, सैलिनिटी इज मेजर ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट्स इन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तीसरा है समुद्री जल में के लवण में मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी होती है। MgCl2 मैंने बोल ही दिया आपको, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम की क्या कमी होती है, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या गलत है, सही बताओ। इनकरेक्ट पूछ रहा, कौन कौन से गलत है जरा बताओ। क्या सोडियम क्लोराइड 70% से अधिक मात्रा में है, 70% से ज्यादा है क्या? सबसे ज्यादा तो यही होता है, जैसे हम कहते हैं कि हवा में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, वैसे ही हम कहते हैं कि जो सॉल्ट होते हैं उसमें NaCl सबसे ज्यादा होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वो सही है, गुड। और लवणता जल की सांद्रता में घुले हुए लवणों की माप है, कल बताया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था लवणता को हम ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ सी वाटर के नाम से लेते हैं। मतलब जैसे समुद्र का पानी है, 1000 ग्राम पानी लिया हमने, उसमें जितना ग्राम भी सॉल्ट घुला होगा वही उसकी क्या होगी, सैलिनिटी होगी, लवणता। बिल्कुल सही बात है, लवण की मात्रा कितनी है 1000 ग्राम पानी में, उसी को हम लवणता कहते हैं, बिल्कुल सही बात। और तीसरा यार ठीक ठाक ही होता है, मैग्नीशियम भी ऐसे बहुत कम नहीं होता है, तो मैग्नीशियम और पोटेशियम का ठीक ठाक मात्रा होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो ठीक है, और तो गलत कौन सा है, सी आंसर इसका हो जाएगा आपका, थर्ड वाला। वेरी गुड, तो आपने सही आंसर लगाया। नेक्स्ट, तो वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी, मतलब अगर लवणता में कहीं पर ऐसा पाया जा रहा है कि कहीं की लवणता ज्यादा है कहीं की कम है, तो वो जो लवणता कम ज्यादा है वो वाष्पीकरण की दर से स्वतंत्र होता है। मतलब कहने का कि एवेपोरेशन जो है वो सैलिनिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालता है। क्या ये बात सही है? दूसरा है, जो सैलिनिटी है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे जीव के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान की जाती हैं। मतलब कहीं पर सॉल्टी ज्यादा है कहीं पर कम है, या जो लवणता है समुद्र की वो लाइफ को प्रोवाइड कराती है, कम ज्यादा अच्छा या बुरा। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, 8 का। कौन सा कथन सही है बताओ, फटाफट आंसर लगाओ, 8 वाले का कौन सा आंसर सही हो सकता है इसमें? बिल्कुल सही बात है, ये आंसर आपने बहुत अच्छा दिया, गुड। वाष्पीकरण से स्वतंत्र कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही हलवा सवाल है। मतलब अगर आपके पास पानी है और ये पानी है ना, और सनलाइट की वजह से, एवेपोरेशन की वजह से पानी क्या हो जाएगा, वाष्प बदल जाएगा, तो पानी कम हो जाएगा, तो सैलिनिटी बढ़ नहीं जाएगी, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा। तो एवेपोरेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उस जगह की जो सैलिनिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो वाष्पीकरण ज्यादा तो पानी तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, लवण रह जाएगा, सॉल्टी बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं, तो स्वतंत्र नहीं हो सकता है वो। तो ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सैलिनिटी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, मैंने आपको कोरल रीफ्स में बताया था, ऐसा याद होगा आपको, प्रवाल की चट्टानों में, है ना। तो सैलिनिटी क्या करती है, जो लवणता है बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, कि न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो सैलिनिटी की वजह से पैदा होते हैं कई बार। अरेंज द फॉलोइंग मेंशन लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलिनिटी, मतलब किसकी लवणता बढ़ते क्रम में ज्यादा है और किसकी कम है, बढ़ते क्रम में ध्यान रखना है, मतलब कम से ज्यादा। बताओ 9th का कौन सा होगा, बढ़ता हुआ क्रम,
इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये 9th का सवाल है आपका, नंबर 9 है। वॉन लेक टर्की में है, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, कैस्पियन सी आपके 5 अलग अलग देशों से घिरी हुई है। कौन कौन से देशों से घिरा हुआ है कैस्पियन सी, किसी को याद हो तो वो कमेंट कर सकता है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो 9th का है आपका, कौन सा आंसर होगा? देखो मैं बता दूं आपको, टर्की की जो वॉन लेक है इसकी सैलिनिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 330% के आसपास, मतलब 330% इसकी सैलिनिटी है। इसका मतलब मैंने कल बताया था आपको, अगर आपने 1000 ग्राम पानी लिया, एवरेज 1000 ग्राम पानी लिया आपने या पी लिया वॉन लेक टर्की का, तो समझ लो उस पानी में 1000 ग्राम पानी में लगभग 300 ग्राम सॉल्ट घुला होगा। इतनी ज्यादा सैलिनिटी है इसके, परसेंटेज में बताया था मैंने। अब वो 100 की वजह से वो मत करना, मैंने कल परसों क्लास में बताया था आपको, पर 1000 ही लेते हैं इसको। तो दुनिया में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन लेक टर्की। एक आपका दूसरा आपका सवाल ये भी सही हो गया। तो यहाँ का पानी वानी मत पीना, जिंदा मर जाएगा इंसान इतना ज्यादा सॉल्टी पिएगा। तो जिंदा भी हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो बच्चे भी कैसे होंगे? कुरकुरे पैदा होंगे उसके, हल्दीराम फैमिली पैदा होगी, तो नहीं पीना है। दूसरे नंबर पे सैलिनिटी किसकी है? डेड सी, 200% से ज्यादा है। तो पहले पे वॉन लेक, दूसरे पे डेड सी, ठीक। और इसकी सैलिनिटी इनके मुकाबले कम है। तो टॉप 2 तो यही है, वॉन लेक और डेड सी, और एक है ग्रेट सॉल्ट लेक, ये यूएस में है ग्रेट सॉल्ट लेक, ये इसका वर्ल्ड में तीसरा नंबर है हाईएस्ट सैलिनिटी के नाम पे। तो पहला है वॉन लेक का, दूसरा है डेड सी का, तीसरा है ग्रेट सॉल्ट लेक का। तो सॉल्ट लेक तो है नहीं यहाँ पे, तो कैस्पियन सी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा होगी तीसरे नंबर की, फिर होगी दूसरे नंबर की, फिर होगी पहले नंबर की। लेकिन वो क्या पूछ रहा है आपसे? लवणता का बढ़ता क्रम पूछ रहा है, वो घटता क्रम नहीं। तो आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज आंसर क्या होगा? सी। हाँ, 1 2 3, इसकी कम, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं भी आया। तो ऐसे सवाल अगर नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने हो सकता है आपके दिमाग से न गुजरे हो। लेकिन जो कंसेप्चुअल सवाल है उसका कंसेप्ट बता दिया गया है, तो फिर वो सवाल आपको आने चाहिए, कोशिश ये रहनी चाहिए, या लॉजिकल सवाल आपको आने चाहिए। वाष्पीकरण की दर लवणता के बीच सीधा सकारात्मक संबंध है, ये अभी अभी बताया था मैंने आपको। एवेपोरेशन और सैलिनिटी में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये स्टेटमेंट क्या सही है? दूसरा है टेम्परेट ओशंस हैव हाईएस्ट सैलिनिटी, मतलब शीतोष्ण कटिबंध में जो सागर हैं उनकी लवणता सर्वाधिक है। और तीसरा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स एंड ट्रेड विंड्स बेल्ट रिकॉर्ड रैपिड रेट ऑफ एवेपोरेशन, मतलब उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी और व्यापारिक पवने वाष्पीकरण की दर तीव्र कर सकते हैं या करते हैं, तीव्र दर दर्ज करते हैं। अब ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है आपको एमसीक्यूज में, ये अगर सवाल आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं। इन दोनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे ये बताओ आप, या पूरा ही आता तो पूरा आंसर। आप ये भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और 2 इज रॉन्ग, इस टाइप से, जैसे भी आपको लगे। 10वां नंबर का कौन सा सही होगा? हाँ ठीक है, देखो एलिमिनेट करना सीखो। अभी अभी मैंने बताया था आपको, एवोपरेशन अगर ज्यादा होगा तो सैलिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, पानी सूख जाएगा और लवण रह जाएंगे। तो डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन से, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, दोनों। अगर एक बढ़ता दूसरा घटता तो उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, तो ये पॉजिटिव है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला करेक्ट है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, डी बी तो नहीं होगा। तो हम तीनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरा, द टेम्परेट ओशन हैव हाईएस्ट सैलिनिटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी अभी आप कह रहे हो कि जब एवोपरेशन बढ़ेगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। तो एवोपरेशन कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा कहां होगा? ट्रॉपिकल जोन में कि टेम्परेट जोन में? ट्रॉपिकल जोन में हमेशा ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वो टेम्परेट पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। टेम्परेट मतलब बियॉन्ड 23.5 या फिर बियॉन्ड 30 डिग्री या उससे ऊपर, या 30 डिग्री साउथ से साउथ में, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल जोन मैंने पढ़ाया था आपको, जिसको नहीं पता है वो फिर अलग बात है। ये बीच का हिस्सा ट्रॉपिकल होता है, इससे थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर टेम्परेट होता है।
तो टेम्परेट जोन में सर्वाधिक लवणता नहीं होगी, सर्वाधिक कहां होगी, ट्रॉपिकल में ही होगी। अच्छा, तीसरा वाला सवाल, ये भी स्टेटमेंट सही है, अब तो होना ही पड़ेगा ना उसको, ये गलत हो गया तो फिर ये तो दोनों सही होंगे क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर सी। तो सी अगर आपको नहीं भी आता है, बी आता है, तब भी आंसर बन जाएगा आपका। तो बहुत सारे सवाल दिमाग से एलिमिनेट करके बनते हैं, तो एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी बढ़ेगी, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्या होता है और ट्रेड विंड इसको कैसे बढ़ाती है, ये अभी आपके समझ में उतना नहीं आएगा। तो समझ लो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का मतलब होता है कि हवा कहां बैठती है, नीचे, लगभग 30-35 डिग्री के आसपास। जब भी हवा नीचे बैठेगी तो बारिश कम होगी, आसमान साफ रहेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा होगा, बारिश कम होगी, तो सैलिनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ये मतलब होता है उसका, सब ट्रॉपिकल हाई। जब मैं पढ़ाऊंगा इसको क्लाइमेटोलॉजी में तब आपको समझ में आ जाएगा। और ट्रेड विंड्स बेल्ट रिकॉर्ड रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन। ट्रेड विंड बेल्ट का मतलब होता है जो ट्रॉपिकल जोन में चलती हैं, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो हवाएं चलती हैं उनको ट्रेड विंड्स कहते हैं। लगभग नॉर्थ ईस्ट से और साउथ ईस्ट चलती हैं, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न होती है, मतलब लगभग ईस्ट टू वेस्ट चलती है। पढ़ाएंगे ट्रेड विंड क्या होता है। तो वो ट्रॉपिकल जोन में है ट्रेड विंड्स, जो ट्रॉपिकल जोन में होगा तो सैलिनिटी अपने आप बढ़ जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन सी भी राइट होगा, ठीक है। एलिमिनेट करना चाहिए इसको, तो आंसर सी। तो अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये वाला बताओ आप, ये भी वही है, अब कितनी बार आ चुका है। प्रेसिपिटेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू सैलिनिटी, मतलब इनवर्सली कह रहा है। अब आप समझो इसका मतलब क्या होता है। दूसरा है हाई रेनफॉल जहां पर होता है वो क्षेत्र कम वर्षा वाले क्षेत्रों के मुकाबले में कम लवणता होती है। बहुत ही इजी सवाल है, आप ध्यान से देखना। तीसरा है कम वर्षा के कारण बाल्टिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक जल में उच्च लवणता है। क्या ये बात सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सवाल आप लॉजिकल तरीके से कर सकते हो। जिसने नहीं भी पढ़ा है लेकिन ये पिछले 2 सवाल उसने किए हैं, मतलब उसने मेरी बात सुनी है, तो उस आधार पे आप 11वें का आंसर आराम से देख सकते हो। 11th का आंसर बताओ। 11 नंबर में कौन सा सही होगा? प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? जमीन पे ऊपर से, यानी आसमान से कोई भी चीज, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो हेल हो, यानी ओला हो, कोई भी चीज जो नीचे आके पानी के फॉर्म में बदल जाए बाद में, उसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं, वर्षण कहते हैं। वर्षा के विभिन्न रूप, ठीक है, चाहे स्लीट हो, ऐसे। देखो कितना इजी लिखा हुआ है, बारिश, वर्षण का मतलब बारिश होना, स्नोफॉल होना, ओले पड़ना। अगर जहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, वर्षण, उसमें और लवणता में विपरीत संबंध है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको, यानी सैलिनिटी, विपरीत संबंध का मतलब हुआ ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर रेन ज्यादा होगी, प्रिसिपिटेशन ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विपरीत संबंध यही तो हुआ, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? पहला सवाल आप कैसे कंफ्यूज कर सकते हो, थोड़ा सा अकल लगाओ। पहला सवाल तो बहुत ही इजी है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। जब पहला करेक्ट है तो दूसरा भी तो करेक्ट होगा। ज्यादा बारिश जहां होगी उस एरिया में कम बारिश वाले क्षेत्रों के मुकाबले कम लवणता होगी। सीधी सी बात, बारिश ज्यादा तो लवणता कम। जहां भी ज्यादा लवणता होती है वहां पर, सॉरी, ज्यादा वर्षा होती है वहां पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा कम लवणता होगी। ज्यादा वर्षा, कम लवणता, इनवर्स रिलेशन। तो पहले को ही फुलफिल कर रहा है दूसरा स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, राइट हैं। बात समझ में आई? और तीसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये देखो, कम वर्षा के कारण अंटार्कटिक जल में उच्च लवणता। अंटार्कटिक में कहां से लवणता ज्यादा आ जाएगी? वहां न तो अंटार्कटिक कैसा है, स्नोफॉल वाला एरिया है, बर्फ है वो, तो बर्फ में लवणता, मतलब आप समझ गए। अंटार्कटिक में टेम्परेचर बहुत कम है, एवेपोरेशन बहुत ना के बराबर है, तो ऐसे में लवणता ज्यादा कैसे हो जाएगी? सोचो।
तो ये तो आर्कटिक ओशन है, पोल्स के पास लवणता सबसे कम हो गया, फ्रेश वाटर है वो, पानी है वो, नहीं पानी नहीं है, बर्फ है वो ज्यादातर, अंटार्कटिका। तो ये स्टेटमेंट तो आपने वैसे ही गलत कर देना चाहिए इसको, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। जब तीसरा गलत होगा, तीसरा गलत, तीसरा गलत, तीसरा गलत, तो आंसर अपने आप क्या आ जाएगा? अलग 11 का ए नहीं, 11 का ए होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इस सवाल को आप ईमानदारी से सोचो अपने दिमाग में कि सवाल को आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, होती हैं दिक्कतें स्टार्टिंग में, जब भी आप क्वेश्चन करने बैठते हो धीरे धीरे आदत, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना आप कि सवाल को कैसे की। इसलिए एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं। आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपका दिमाग खुलता है, आप गलतियां करते हो वो दिमाग में बैठती हैं, दिल को चढ़ लगती हैं, चोट लगनी चाहिए ना, दिल में चोट लगनी चाहिए। देखो आप ये हो, आपका कोई सवाल गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हो, फिर आप सीख नहीं रहे हो। जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, आज 0 में आउट हो गया, जैसे देवदत्त पट्टिकल आए थे ना अभी, इंडिया की टीम से खेला, पहला टेस्ट था उसका, तो पहली पारी में आउट हो गया था वो जल्दी, तो उसके दिल में क्या हो रहा होगा बताओ? क्योंकि अगले पारी में, अगले टेस्ट में खेलेगा नहीं खेलेगा इसका पता नहीं है ना उसको। तो सोचो जब वो आउट हुआ होगा तो कैसा लगा होगा उसको। वो बात अलग है कि अभी बाहर हो जाएगा तो बाद में आ जाएगा तो खेलेगा अच्छा, तो अलग बात है, लेकिन एक सिचुएशन समझो। तो हालांकि वैसा ही आपके साथ या मेरे साथ नहीं हो सकता कि ये सवाल गलत हो जाए तो पर्टिकल जैसा हम सोचने लग जाए, क्योंकि वो अलग स्टेज है, ठीक है। वो हमारे साथ तब हो सकता है जब हम रिजल्ट में पास और फेल होने वाले हो, लेकिन कुछ बहुत वैसा ही गुण आना चाहिए, अरे गलत कैसे हो गया। जब आपको लगेगा कि ये गलत नहीं होना चाहिए, आपको दिल में थोड़ा सा ठेस लगेगी, तब जाके आपको फिर दिमाग आपका खुलेगा, और दिमाग जब खुलेगा तो फिर आप ज्यादा एनालिटिकल होंगे, ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशंस आर कंट्रोल्ड बाय वार्म एंड कोल्ड करंट्स। ठंडी और गर्म समुद्री जलधाराओं के द्वारा समुद्री सतह, देखो समुद्री सतह को हमेशा सरफेस वर्ड यूज किया जाएगा, इसका ध्यान रखना, से नियंत्रित होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सतही जल का तापमान घटता है। सतही जल मतलब ओशन के जो ऊपर का पानी है, जिसको आप हाथ से टच कर सकते हो, वो पानी इक्वेटर से, ये विषुवत रेखा है, इससे ध्रुवों की ओर जाने पर उसका तापमान कम होता जाता है, ऐसा कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि नॉर्वेजन कोस्ट, नॉर्वे एक देश है, वहां का जो तट है पूरे साल, यानी ऑलमोस्ट हाफ ईयर, सॉरी लगभग आधे साल तक बर्फ से ढका रहता है, मतलब तट में बर्फ जमी रहती है पूरे आधे साल। अच्छा सवाल है, बताओ कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा होगा? इस सवाल को भी आप कर सकते हो। कंट्रोल्ड बाय वार्म एंड कोल्ड करंट्स, यहां पे करंट का मतलब होता है समुद्र में का समुद्री जलधाराएं, यानी समुद्र का पानी किसी खास जगह पे जस्ट लाइक अ रिवर अगर मूव करता है, फ्लो करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ओशन करंट कहते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम समुद्री जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ऐसे करके। जलधारा का मतलब समुद्र की सतह में, ऊपरी सतह में पानी का किसी खास डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम ये है, समुद्री जलधारा है, तो यहां से पूरे सी का नहीं, कुछ सी का पानी ऐसे मूव करने लग जाता है, फिर उसको आगे की ओर बढ़ता तो उसको उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, फिर उसको कुछ और नाम देते हैं, तो इन्हीं को समुद्री जलधारा कहते हैं। तो समुद्र का पानी अगर समुद्री जलधाराओं के रूप में मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे की ओर, क्या वो तापमान को कंट्रोल नहीं करेगा? कुछ जलधाराएं गर्म होती हैं, यानी अगल बगल के तापमान से ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, और कुछ कोल्ड होती है, यानी अगल बगल से वो ठंडी होती है। तो पहला 12 नंबर का आपने आंसर दिया, कोई ए कह रहा है, ए ही कह रहे हैं ज्यादातर लोग। हाँ ठीक है, देखो कैसे बिल्कुल को नियंत्रित करते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सतही जल का तापमान नॉर्मली घटता है, एक आध जगह बढ़ भी सकता है लेकिन नॉर्मली घटता है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है। नॉर्वे का तट लगभग आधे साल तक बर्फ से ढका रहता है, ये स्टेटमेंट गलत है।
नहीं, नॉर्वे का तट या वेस्टर्न यूरोप के जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उनको फायदा मिलता है वार्म ओशन करंट्स का। मतलब मैंने अभी नाम दिया ना गल्फ स्ट्रीम का, तो गल्फ स्ट्रीम यानी गर्म पानी यहाँ पे बहता है सर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ से ये पानी, गर्म पानी इधर की ओर जाता है अटलांटिक ओशन की ओर, और यहाँ पर इसका नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलधारा, जब वेस्टर्न यूरोप में पहुंचती है तो कई सारे भागों में बढ़ जाती है, ठीक, और नॉर्वे की ओर चली जाती है, आइसलैंड की ओर चली जाती है, कुछ मुड़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ का पानी गर्म है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, और यहाँ का पानी नॉर्मली ठंडा है। तो जाड़े में यहाँ पे बर्फ जम जानी चाहिए, नॉर्वे और भी बहुत ठंडे इलाके हैं तो जाड़े में वहां पे बर्फ जम जानी चाहिए। लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम का पानी, फिर बाद में इसको उत्तरी अटलांटिक जलधारा या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, उसके बाद जब नॉर्वे के पास पहुंचती है तो इसको नॉर्वेजन करंट कहते हैं। वहां जाएगी तो पानी के जो ओशन सरफेस है, सरफेस कहेंगे उसको, फ्लोर नहीं, फ्लोर तो बिल्कुल नीचे वाला, यानी समुद्री सतह का जो तापमान है उसको बढ़ा देगी। तो जैसे ही गर्म समुद्री जलधारा वहां के पानी को का तापमान बढ़ा देगी तो समुद्र जमने नहीं पाएगा। इसलिए नॉर्वे हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटिश आइलैंड्स हो या वेस्टर्न यूरोप हो, उसके कोस्ट पूरे साल भर किसके लिए, नेविगेशन के लिए, पोर्ट्स के लिए, बंदरगाहों के लिए खुले रहते हैं। क्यों खुले रहते हैं? ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ वार्म ओशन करंट, गर्म समुद्री जलधाराओं की वजह से वो वहां का तापमान बढ़ा देते हैं। तो ये बर्फ से ढके नहीं रहते हैं, वर्ष भर खुले रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो आंसर क्या है? 1 और 2 सही होगा। तो आपने बढ़िया आंसर दिया इसका, वेरी गुड। तो आंसर इज ए। तो सभी लोगों ने ये आंसर दिया, अच्छी बात है। अगला, महासागरों का तापमान बढ़ती गहराई के साथ बदलता, लंबवत बदलता है। अब ये डेप्थ की बात कर रहा है, जैसे ये है ना, ये ओशन है, तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं महासागरों में, बढ़ती गहराई के साथ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। महासागरों का अधिकतम तापमान हमेशा उनके तल पर होता है, मतलब जो नितल है, ये अब इसने क्या लिखा देखो, समझो, तल, यहां क्या लिखा है? सतह। सतह का मतलब जब हिंदी में लिखेंगे तो ओशन का ऊपर वाला हिस्सा, समुद्र सी लेवल वाला। तल जब लिखेंगे तो बॉटम, बॉटम मतलब ये। और इंग्लिश में जब भी हम बॉटम के ओर लिखेंगे, या तो बॉटम लिखेंगे उसको या फ्लोर लिखेंगे, और जब हम तल लिखेंगे तो सी लेवल लिखेंगे उसको, या सरफेस लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो दूसरा कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज ऑलवेज देयर बॉटम, यहां पर तापमान बहुत ज्यादा होता है, कह रहा है सबसे ज्यादा होता है। ये स्टेटमेंट तो कोई खास है नहीं वैसे। इसका आंसर बताओ आप, ये इजी आंसर है 13 वाला। करेक्ट कौन सा होगा? हाँ, बढ़ती गहराई के साथ लंबवत रूप से बदलता रहता है। सही बात है कि गलत बात है? हाँ सही है, बदलता रहता है, बदलेगा ही वो, देखो होता है। और बॉटम में तो सबसे कम होगा ना, बस जमता नहीं है, बस फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर होता है, बिल्कुल कम होता जाता है। देखो इसमें एक स्टेटमेंट में बता दूं आपको होता क्या है। जैसे ये है, मान लो आपका सी, ठीक है, ये है। अब ये है आपका सन, तो सूरज की रोशनी पड़ेगी किस पे? इस पे। तो सूरज की रोशनी जो है बहुत गहराई तक तो नहीं जा पाती है, पेनिट्रेट नहीं कर पाती उतना, मतलब फायदा। तो लगभग 200 मीटर के आसपास तक सूरज का प्रभाव होता है, उससे नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में जो समुद्र का तापमान है वो उतना कम नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग में सी का टेम्परेचर अलग अलग रेट से कम होता जाता है। तो स्टार्टिंग में समुद्र का तापमान जितना यहां है लगभग इतना ही रहता है, लेकिन उसके बाद एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। कौन सी? थर्मोक्लाइन लेयर आती है, वहां से तापमान एकदम घटता है, बहुत तेजी से कम होता जाता है, और उसके बाद फिर बहुत कम गति से फिर कम होता जाता है। मतलब स्टार्टिंग में भी कम रेट से कम होता है, ज्यादा तेजी से नहीं गिरता, लेकिन एक आती है 1000 मीटर के बाद से, उसमें उस समय बहुत तेजी से जो है तापमान गिरता है। थर्मोक्लाइन लेयर कहते हैं, क्लाइन मतलब गिरना, रेट।
और उसके बाद फिर से तापमान बहुत तेजी से न गिर के आराम आराम से गिरता है, लेकिन गिरता जरूर है। यहां से यहां जाने में तापमान गिरेगा, बदलता रहता है, लेकिन उसका रेट अलग अलग होता है। स्टार्टिंग में बहुत मंद मंद गति से गिरेगा, कम होगा, बीच में एक लेयर आएगी थर्मोक्लाइन लेयर, जो नीचे और ऊपर की लेयर को बांध मिक्स नहीं होने देगी, उसमें बहुत तेजी से गिरेगा, फिर धीरे धीरे गिरेगा, गिरेगा जरूर। और समुद्र के नितल यानी 2-4 हजार 4,500 जितना भी ओशन फ्लोर है एवरेज, वहां तक आते आते इसका तापमान 0 से नीचे तो नहीं होगा, लेकिन 2 डिग्री 1 डिग्री तक हो सकता है। तो तापमान तो घटता ही है, इसमें बदलता है लिखा है ना, बदलता तो है ही, लेकिन कम भी होता जाता है। तो कम होता जाता है तो मैक्सिमम कैसे होगा? तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तापमान की वार्षिक सीमा उसके आकार में अंतर के कारण प्रशांत महासागर की तुलना में अटना, ये अच्छा सवाल है भाई। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, कौन सा? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन अटलांटिक। ये एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ये बताया जाएगा अभी आपको। वो जो है इन अटलांटिक, ग्रेटर इन अटलांटिक देन इन प्रशांत, मतलब अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर से अधिक होता है, क्योंकि उसका आकार में चेंज है। मतलब अटलांटिक महासागर छोटा है, प्रशांत महासागर बड़ा है। दूसरा है आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स का मतलब होता है समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ए लाइन कनेक्टिंग इक्वल टेम्परेचर प्लेसेस और पॉइंट्स। आइसोथर्म्स ओवर द ओशंस, यानी समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं समुद्र के ऊपर जो हैं क्या होती है? स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स एंड ओशन करंट्स। मतलब जो हवा चल रही है, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, उनसे और समुद्री महासागरों धाराओं से स्वतंत्र होती है, यानी उनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। इस बात को बताना है आपको। सवाल थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, दिमाग लगाओगे तो बन भी जाएगा। ज्योग्राफी है ये। 14 का कौन सा आंसर होगा? हाँ, अब आप दिमाग लगाने लग गए हो। देखो, स्वतंत्र होता है, आपको नहीं पता कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वतंत्र कैसे हो सकती कोई चीज यार? हम नेचर की बात कर रहे हैं भाई। नेचर की जब आप बात करोगे, हम बात कर रहे हैं समुद्र के तापमान में। समुद्र में आइसोथर्म्स, समान तापमान को मिलाने वाली रेखाएं, समुद्र है। अब हम कह रहे हैं कि कोई गर्म जलधारा है, कोई ठंडी जलधारा है, तो उससे तापमान कम ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? गर्म जलधाराएं अलग तापमान कर देंगी, ठंडी जलधाराएं अलग तापमान कर देंगी, तो समुद्री जलधाराओं और हवा का प्रभाव तो पड़ेगा ना। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये बिल्कुल सही आंसर आपने लगाया, दूसरा गलत है। अब पहला वाला सवाल सही है कि गलत है? देखो, वार्षिक सीमा, तापमान की वार्षिक सीमा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि हमारे पास सीजनल चेंज होता है। किसी महीने में तापमान सबसे ज्यादा होता है और किसी महीने में तापमान सबसे कम। जैसे देखा जाए कि जुलाई के महीने में एवरेज लिया जाता है, तो जुलाई में तापमान ज्यादा होता है, और एक होता है जनवरी का तापमान, उसमें कम लिया जाता है ओशन के संदर्भ में। ठीक, तो वो कह रहा है कि गर्मी में जितना ज्यादा गर्म और ठंडे में जितना ज्यादा ठंडा। देखो मेरा, मैं क्या करूं, गर्मी में जितना ज्यादा गर्म, ठंडे में जितना ज्यादा ठंडा, तो रेंज बढ़ गई नहीं बढ़ गई? गर्मी में गर्मी, जाड़े में जाड़ा, तो रेंज क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। तो वार्षिक तापांतर जो है वो बढ़ जाएगा। गर्मी में गर्मी, जाड़े में जाड़ा, तो रेंज, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मोटा मोटा ये समझो आप। तो वो कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में क्या होता है? ज्यादा होता है, किसके मुकाबले? पैसिफिक के मुकाबले। क्यों होता है? क्योंकि उसका आकार क्या है? अंतर है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, आपको पता ही है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक। और ये बात बिल्कुल सही है, जब कोई महासागर ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें ओशन वाली जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा होंगी, वो महासागरी जो नेचर है, कैरेक्टर है, उसको ज्यादा क्या कर लेगा? फॉलो करेगा। और इसके मुकाबले अटलांटिक ओशन छोटा है। देखो, अटलांटिक ओशन छोटा है, अगल बगल क्या है उसके? जमीन है, बहुत ज्यादा है, तो जमीन में कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, कॉन्टिनेंट्स में गर्मी में, जाड़े में ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, किसमें? ओशन पर भी पड़ता है। यानी कि जितने भी लैंड लॉक्ड
या जितने भी जमीन से घिरे हुए ओशंस होंगे या लेक्स होंगी या सी होंगी, ज्यादा घिरा हुआ, तो वहां पर कॉन्टिनेंट्स का यानी जमीन का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और जो खुले सागर होंगे, ओपन सी, जो पैसिफिक तो सबसे बड़ा ओपन है, सबसे बड़ा है, तो वहां पर उसका इंपैक्ट उतना ही कम होगा। तो एक रीजन ये कह सकते हो आप कि पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एज कंपेयर टू अटलांटिक थोड़ा सा कम होगा। तो इसका मतलब अटलांटिक में ज्यादा होगा, ग्रेटर कह रहा है। और इसमें बिल्कुल सही बात है, आकार के आधार पे। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना, आकार का आधार, मतलब जितना आकार बड़ा है महासागर या लेक या सी का, इसका मतलब वो कम घिरा हुआ है, किससे? कॉन्टिनेंट से, यानी जमीन से। जितना ज्यादा वो जमीन से घिरा होगा उतना ही वो क्लोज्ड होगा और उतना ही उसमें कॉन्टिनेंट का प्रभाव पड़ेगा। और जितना ज्यादा कॉन्टिनेंट का प्रभाव पड़ेगा, महाद्वीपों का प्रभाव पड़ेगा, उसमें वार्षिक तापांतर की जैसी चीजें, यानी गर्मी के समय गर्मी और जाड़े के समय जाड़ा वाला प्रभाव उतना ही ज्यादा दिखाई देगा। ठीक, तो आपने आंसर बिल्कुल सही दिया। आंसर क्या है? ए। कई बार आप बड़ा अच्छा आंसर दे रहे हो लॉजिकल तरीके से। सेकंड लास्ट सवाल है हमारा, विश्व की अधिकांश महासागरीय धाराएं प्रचलित हवाओं की दिशाओं का अनुसरण करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं वो प्रचलित पवनों का अनुसरण करती हैं। प्रचलित पवने का मतलब होता है जैसे व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवी पवने, जो अपनी दिशा में पूरे साल चलती है, मतलब उनकी दिशा में कोई चेंज नहीं होता है, पूरे अर्थ पे चलती हैं और पूरे साल चलती है। प्रिवेलिंग प्लेनेटरी एंड परमानेंट विंड्स कहते हैं उसको। दूसरा सवाल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहने वाली महासागरीय धाराओं में सतह का तापमान कम होता है। ओशन currents that flow from equatorial regions towards the poleward have lower surface temperature. भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली महासागरीय धाराओं में सतह का तापमान कम होता है। मतलब क्या हुआ, ये इक्वेटर है, अगर कोई ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर या पोल से इक्वेटर की ओर आ रही जलधारा, तो उसका तापमान कम होता है, मतलब पोलर वाले कम तापमान वाली होती हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरा है, फ्लोरिडा प्रवाह और खाड़ी धारा प्रवाह ठंडी धाराओं के उदाहरण है। मतलब गल्फ स्ट्रीम, देखो इसने क्या लिख दिया, ये खाड़ी धारा, इसको हिंदी में खाड़ी धारा कहते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको एटलस में गल्फ स्ट्रीम मिलेगा। तो फ्लोरिडा करंट एंड गल्फ स्ट्रीम, ये जो है एग्जांपल ऑफ कोल्ड करंट्स है। क्या स्टेटमेंट सही है? वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, हाँ बताओ। इसका एग्जाम में हमेशा ध्यान देना, हम लोग ज्यादातर दिमाग में हमारा होता है कि सही पूछ रहा है, कई बार वो गलत भी पूछ रहा है, तो ऐसी तैसी हो जाती है उसमें, आपकी मेहनत बिल्कुल पानी पानी हो जाएगी अगर ऐसा हमने कर दिया तो। अब तो इजी हो गया, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। वेरी गुड, आंसर क्या है? सी, सही बात है। देखो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, महासागरीय जलधाराएं प्रचलित हवाओं की दिशा का अनुसरण करती है, बिल्कुल करती हैं। जैसे सोचो, ये जो एरिया है ना, ये मान लो ये इक्वेटर है, इसके जस्ट ऊपर जस्ट नीचे यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रेड विंड चलती हैं, व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, ये है साउथ ईस्ट। तो यहाँ पर समुद्री जलधाराएं जैसे अपना इक्वेटोरियल करंट से ऐसे चलती हैं। समुद्री जलधाराओं के चैप्टर में पढ़ोगे, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, उसके बाद नॉर्थ अल्टर्न ड्रिफ्ट है, यहाँ से इधर को क्यों चलती है टेम्परेट में, क्योंकि वेस्टर्ली विंड ऐसी चलती है, तो उसका अनुसरण करती है। सही बात है, हवा ही तो पानी को मूव कराएगी। तो एक वन ऑफ द मेजर रीजन है ओशन करंट्स यानी समुद्री जल के बहने का, कि हवा उसको मूव कराती है। तो जैसे हवा चलती है उसी डायरेक्शन में पानी भी चलता है कई बार। तो कोई एक रीजन नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। दूसरा ये इजी है भाई, भूमध्य रेखा से क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहने वाली महासागरीय धाराओं में सतह का तापमान कम होता है। तो क्या बात है बताओ, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहने वाली महासागरीय धाराओं में सतह का तापमान कम होता है। बताओ, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहने वाली, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहने में तापमान कम होगा कि ज्यादा? भूमध्य रेखा पे ज्यादा होगा, ध्रुव की ओर कम होगा। तो उल्टा आंसर है, ये भी क्या है? गलत है। ठीक ये गलत है, नहीं ये तो सही है, ये क्या है? गलत है। और ये भी क्या है? गलत है। तो कौन कौन सा गलत है? ये फ्लोरिडा जलधारा और खाड़ी जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा के नहीं, गर्म जलधारा के उदाहरण है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। तो आपको क्या पूछ रहा है वो, गलत कौन सा है?
तो गलत कौन कौन से हैं ये बताओ। तो आंसर क्या होगा इसका? 15 का आंसर सी होगा कि ए होगा? ये तो सही है ना, तो 2 और 3 गलत है, मेरे हिसाब से ए ही होगा। ठीक है, हाँ सही है। तो कई बार बहुत ही हलवे सवाल होते हैं, हल्के सवाल होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं और पढ़ हम सही रहते हैं लेकिन दिमाग कुछ और समझ रहा होता है। एक गलती तब होती है, हाँ पढ़ा हमने कुछ, दिमाग कुछ और समझ रहा है, जबकि हमें आता है वो, ऐसा भी होता है। दूसरा, समझ हम गए, सब कुछ हो गया, ये गलत है कि सही है, इसमें हमारा दिक्कत हो गई, ये भी एक मानवीय भूल हो सकती है। स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे हम, ये भी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना एक टोटल डिफरेंट चीज है। कई बार आपकी नॉलेज से ये एक्स्ट्रा होता है, इसलिए प्रैक्टिस किया करो उस चीज की। लास्ट सवाल, ओशन करंट्स आर द लार्ज मास ऑफ सरफेस वाटर दैट, सरफेस वाटर आप समझ गए ना, ये सतही जल जो ऊपर बहता है का विशाल द्रव्यमान है जो महासागरों के चारों ओर नियमित रूप से परिचालित होती है, मतलब परमानेंट्स पैदा होती है, रेगुलर है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराएं सामान्यतः अपनी बाईं ओर चलती हैं, मतलब बाईं ओर को मूव करती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ऐसे जा रही तो ऐसे ऐसे मूव करेंगे। क्या स्टेटमेंट सही है? तीसरा सवाल है, कोल्ड करंट्स फ्लो फ्रॉम पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड हैव ए लोअर सरफेस टेम्परेचर। ये तो कई बार आ चुका है, तो आप इसका अंदाजा लगाओ। ठंडी जलधाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं और सतह का तापमान कम होता है। ये आंसर तो आप दे ही सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये आप दे दो मुझे आंसर लिख के कि पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, दूसरा कैसा है, तीसरा कैसा है। भले ही आपको ऑप्शन ना मिल रहा हो, एलिमिनेट करके चलोगे तो और अच्छा हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा सही है कह रहा हूं, इसको हमेशा देखना है कि सही है कि गलत है। देखो मैं बता लेता हूं, ये स्टेटमेंट तो सही है ना, रेगुलर चलती है, ऐसा नहीं कि गल्फ स्ट्रीम कभी चल रही नहीं चल रही, रेगुलर चलती है, पानी को बहा के ले जाती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं सामान्यतः अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। जो एक होता है कोरियोलिस फोर्स, उसको हम उसमें पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में, यानी अर्थ की रोटेशन की स्पीड हर जगह अलग अलग होती है, इक्वेटर पे ज्यादा होती है, टुवर्ड्स द पोल धीरे धीरे कम होती जाती है। तो चाहे ओशन करंट्स हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब नॉर्थ टू साउथ कहीं भी मूव करेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां की ओर जा रहा है वो उससे दाईं ओर मूव करता है। ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। जैसे मैं ये मान लो 0 डिग्री है, तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये राइट हैंड हो जाएगा आपका, और अगर कोई सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे मैं सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूं तो ये मेरा बायां हाथ है। तो राइट हैंड डिफ्लेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हैंड डिफ्लेक्शन इन लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। याद कैसे होगा? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, तो आप लोग राइट काम करोगे, बस आप समझ लो जहां हम हैं वो हम राइट हैं, तो है ना, तो राइट की ओर मूव करेगा, न कि लेफ्ट की ओर। ये स्टेटमेंट गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो दूसरा जहां जहां होगा वो नहीं होगा आंसर। ये 2 और 3 सही है, तो उपरोक्त सभी कैसे हो सकता है? आंसर अपने आप क्या आ जाएगा? 1 और 3। एलिमिनेट करना सीखो। तो ठंडी जलधाराएं, बिल्कुल सही बात है, ठंडी जलधाराओं का तापमान कम ही होगा हमेशा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर इज बी। ठीक है, तो अब आपका ना बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के टॉपिक सामने आने वाले हैं। अब हम एक आध क्लास के बाद क्लाइमेटोलॉजी में आएंगे, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं जलवायु विज्ञान के, और टोटली कंसेप्चुअल है वो। और जो खतरनाक चीजें थी, खैर ये तो अच्छा ही था आज, इससे पहले जो परसों नरसों हमने पढ़ा था वो खतरनाक था, जिसमें हमने वो पढ़ा था डिनोडेशन वाला, वेदरिंग वाला, इरोजन वाला, वो खतरनाक था। ठीक है, तो अब ज्योग्राफी आपकी ईजी हो जाएगी। अब क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही ईजी है, तो आप लोग बने रहेंगे, और साथ में जो आपके कुछ खास टॉपिक्स हैं वो जरूर पढ़ा करो, आप किताबें जरूर पढ़ा करो। जैसे मैंने ओशन करंट पढ़ा है, तो ओशन करंट का टॉपिक अपने आप पढ़ लो आप, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, चाहे किसी भी किताब से पढ़ो, या क्लास नोट से पढ़ो, जहां भी आपने पढ़ा है पढ़ा जरूर करो। आप एमसीक्यूज करते हैं घर जाके, उसको रिवाइज नहीं करते, किताब से नहीं पढ़ते, तो फिर बेकार है पढ़ना। मैगी 10 मिनट में, कितने मिनट? 2 मिनट में नहीं बनती है। तो सारा खेल
झूठ बोलने का, झूठ बोलो बराबर बोलो है ना। और झूठ बोल बोल के एक दिन जो क्या है झूठ है वो भी सच हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहीं सुना है कि हिटलर ने इस बात को कहा था और उस बात को उसने प्रूफ भी किया। जो झूठ बोलता रहा वो जर्मनी के लोगों से, और जर्मनी के लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझते थे एक जमाने में, बेहोश हो गए। उनने कहा कि वाह, तो वो सब झूठ को ही सच समझने लग गए। ठीक है ना। तो ये सब होता रहता है। तो इसलिए पढ़ाई का सही तरीका वही है कि जो चीज आपको पढ़ाई जाती घर में जाके उसको जरूर एक तो रिवीजन करना है, वो तो अच्छी बात है ही, रिवीजन तो हो ही जाता, 10 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। साथ में जो आपके पास दूसरे चीजें हैं उनको पढ़ना है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट टाइम। ओके।